चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें एपिसोड की तरफ। हालांकि प्रीति रिया के सामने ऐसा बिहेव करती रही जैसे उसे इन सब न्यूज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन रिया के उसे कार पार्किंग में छोड़ने के बाद जब वो कार अपने घर के लिए अकेले ड्राइव कर रही थी तो जाने के उसका मन बहुत घबरा रहा था। प्रीति को याद आ रहा था कि साहिल ने एक बार बताया था कि राहुल को हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ और डॉक्टर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसे जब भी कुछ होता या वो बीमार पड़ जाता तो वो जाकर कहीं छुप जाता था और उसकी छुपने की जगह एक ही होती थी, मुंबई शहर के बाहर लोनावला के पास किसी छोटे से माउंटेन पर बसा उसका एक बड़ा सा प्राइवेट बंगला। प्रीति बिल्कुल नहीं जानती थी कि क्या वाकई राहुल हॉस्पिटल से भागकर लोनावला वाले प्राइवेट बंगले में ही गया है या कहीं और गया है। उसे तो ठीक से ये भी नहीं पता था कि उसका प्राइवेट बंगला लोनावला के पास कहाँ बना है। बस उसे इतना ही याद था कि वो एक पहाड़ के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर बना है जिसे वैली माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। प्रीति ने डिसाइड कर लिया कि वो उसके लोनावला वाले बंगले में राहुल को देखने जाएगी। उसने कार का रुख शहर के बाहर की तरफ किया, तभी उसे कुछ याद आया। उसने एक मेडिकल शॉप के बाहर कार रोकी और कुछ फीवर और कोल्ड की मेडिसिन्स लेकर वो वापस कार में आ गई। अगले ही पल उसकी कार मुंबई शहर के बाहर लोनावला की तरफ तेजी से दौड़ रही थी। हालांकि वैली माउंटेन का रास्ता प्रीति को ठीक से पता नहीं था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल के जीपीएस पर लोनावला के वैली माउंटेन का लोकेशन सेट किया और कार तेजी से उसी डायरेक्शन में दौड़ाने लगी। हालांकि लोनावला के पास पहुंचने के बाद उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसे वैली माउंटेन का एक बड़ा सा बोर्ड मिल गया था। हालांकि वो बहुत ही पॉश एरिया नजर आ रहा था जहां पर बहुत ज्यादा बंगले नहीं थे, जिससे उसे ये विश्वास हुआ कि वो राहुल को और उसके प्राइवेट बंगले को आसानी से ढूंढ लेगी। जैसा कि साहिल ने बताया था कि वैली माउंटेन के सबसे ऊपर वाले रोड को क्रॉस करने के बाद एक प्राइवेट बंगला नजर आता है। आखिरकार जब प्रीति अपनी कार लेकर वहां पहुंची तो उसे सामने एक बंगला नजर आया जिसके आसपास और कोई दूसरा बंगला था भी नहीं। तो बेशक ये बंगला राहुल का ही हो सकता था। इस समय शाम के 5 बज चुके थे और आकाश में सूर्य का प्रकाश लाल रंग का नजर आ रहा था जो बेहद खूबसूरत दिख रहा था। बंगले के सामने जाकर प्रीति ने अपनी कार रोक दी, लेकिन बंगले के बाहर का दरवाजा बहुत ही बड़ा था जिसे अंदर से लॉक किया गया था। प्रीति ने यहाँ वहां नजर दौड़ाई और उसे एक छोटी सी फेंसिंग नजर आई। कार को वहीं छोड़कर वो फेंसिंग के पास गई और झुककर उस फेंसिंग से बाहर निकल गई। वो अब उस बंगले के अंदर एंटर कर चुकी थी। हालांकि उसे इस तरह से बंगले में घुसने पर हेजिटेशन जरूर हुई, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। गार्डन एरिया से होते हुए जब वो बंगले के मेन डोर के पास पहुंची तो उसने देखा वो बंगला बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। इसे देखकर कोई भी पागल हो सकता था। उसने डोर को खोलना चाहा तो डोर आसानी से खुल गया। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था इस तरह से बंगले में जाना, लेकिन वो मजबूर थी। प्रीति अगले ही पल बंगले के अंदर पहुंच चुकी थी। सामने ही लंबी और चौड़ी सीढ़ियां नजर आ रही थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उसे अब भी राहुल कहीं भी नजर नहीं आया जिसकी तलाश में वो इतनी दूर आई थी। मौत की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। बंगले के भीतर तक उसने अपने दिल को थोड़ा मजबूत करते हुए आखिरकार सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ा ही दिए और उसकी नजरें अब भी चारों तरफ बस राहुल को ही ढूंढ रही थी। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर उसने सामने के कुछ कमरों में चेक किया, लेकिन उसे राहुल कहीं भी नजर नहीं आया। सीढ़ियों से चढ़कर वो अब सेकंड फ्लोर पर आ चुकी थी। आखिरकार जब वो सेकंड फ्लोर के सबसे लास्ट कमरे में पहुंची तो वो एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके लास्ट में उसे सूट बूट में बेड पर लेटा हुआ राहुल नजर आने लगा था। उसने दरवाजे पर नॉक करके अंदर जाना ठीक समझा, लेकिन उसने देखा कि राहुल बहुत ही थका और बेहद कमजोर नजर आ रहा था
और सूट बूट में ही बिस्तर पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे शायद वहां से हिलेगा ही नहीं। उसकी हालत को देखकर प्रीति से रहा नहीं गया और अपनी बाहों को चढ़ाते हुए धीरे धीरे राहुल के बेड की तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? राहुल बहुत थका हुआ नजर आ रहा था। बेढंगे तरीके से वो बेड पर सूट बूट के साथ ही लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर कोई भी आसानी से कह सकता था कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। आखिरकार प्रीति बिना उसकी परमिशन के उसके बंगले तक पहुंच चुकी थी। बंगले तक क्या, अब तो उसके बेडरूम तक आ चुकी थी। वो बिना कोई जवाब दिए राहुल के पास जाने लगी। प्रीति जैसे ही बेड तक पहुंची तो उसने देखा राहुल का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उसने डरते हुए अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो उसे फील हुआ कि वो बुरी तरह से बुखार में तप रहा है। लेकिन राहुल ने प्रीति के उसके माथे पर हाथ रखने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। प्रीति राहुल की हालत समझ चुकी थी। वो बुरी तरह से बुखार में है। उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक लग रही थी। अगले ही पल प्रीति ने बिना वक्त गवाए अपने बैग से फीवर वाली मेडिसिन की 2 गोलियां निकाली और बैठकर साइड टेबल पर रखे मिनरल वाटर की बोतल उठाई। उसने राहुल का सर अपने हाथों में उठाया और फीवर की मेडिसिन जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दी। लेकिन राहुल इस हालत में नहीं था कि वो पानी का एक सिप भी ले सके, इसलिए फीवर की 2 गोलियां उसने उगल दी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चली थी। प्रीति ने फिर से 2 गोलियां निकाली और उसके मुंह में डालकर उसे पानी पिलाना चाहा। राहुल तो इस कंडीशन में भी नहीं लग रहा था कि वो दवाई खा सके। दूसरी बार भी राहुल ने गोलियां उगल दी। उसका शरीर बुरी तरह से बुखार में जल रहा था, जबकि कमरे में टेम्परेचर काफी गर्म था। बावजूद इसके उसका बुखार काफी बढ़ा हुआ था। राहुल की हालत देखकर प्रीति पूरी तरह से घबराई हुई थी। वो डॉक्टर को कॉल तो करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि शहर के बाहर बने इस इलाके तक डॉक्टर को भी आने में 1 घंटे से ऊपर लग सकता है, या खुद उन्हें किसी हॉस्पिटल तक जाने में 1 घंटे से ऊपर लग सकता है। राहुल की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि वो 1 घंटे के अंदर जा सके। राहुल के लिए प्रीति बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। तभी अचानक प्रीति को याद आया कि कैसे उसकी मॉम उसकी केयर करती थी जब उसे बचपन में बुखार हो जाया करता था। उसे याद है उसकी माँ बर्फ के छोटे छोटे आइस क्यूब्स लेकर उसके माथे पर रखती थी। अगले ही पल प्रीति ने दवाई और पानी की बोतल टेबल पर रखी और भागती हुई किचन में गई। किचन में जाकर उसे फ्रिज नजर आया। उसने फ्रिज ओपन किया तो उसके अंदर उसे नजर आया सिर्फ चिल्ड मिनरल वाटर की कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं। कुछ समय सोचने के बाद प्रीति ने मिनरल वाटर की कुछ बोतल उठाई और एक टाल को लेकर भागती हुई राहुल के बेडरूम में पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले टाल को ठंडे पानी से पूरी तरह भिगो दिया और उसके बाद राहुल के सूट को उतारने लगी। उसने उसके शर्ट के बटन को भी खोल दिया। गीले तौलिए से अब वो राहुल के बॉडी को पोंछ रही थी। वो उसके बुखार के टेम्परेचर को इसी तरह कम करने की कोशिश कर रही थी। उसे इतना पता था कि ऐसा करने से बुखार को कंट्रोल किया जा सकता है। इस समय वो कोल्ड टाल्स ऐसे लग रहे थे जैसे उसे किसी गर्म चारकोल पर लगाया जा रहा हो। हालांकि थोड़ी देर के बाद राहुल का चेहरा थोड़ा रिलैक्स नजर आने लगा था। शायद उसका बुखार थोड़ा कंट्रोल में आने लगा था। प्रीति बिना समय गवाए उसके बॉडी को लगातार उस भीगे तौलिए से पोंछे जा रही थी। उसे महसूस होने लगा कि राहुल के बॉडी का टेम्परेचर अब थोड़ा रिड्यूस होने लगा है। जैसे जैसे प्रीति उसके शरीर को पोंछ रही थी, वैसे वैसे राहुल के चेहरे पर टेंशन कम दिखाई पड़ने लगी थी। अब उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज और भारी नहीं थी। वो धीरे धीरे गहरी नींद में सोता जा रहा था। अब उसकी सांसें नॉर्मल चल रही थी। उसके चेहरे पर अब ज्यादा टेंशन वाली रेखाएं नजर नहीं आ रही थी। प्रीति ने देखा कि अब राहुल की बॉडी में किसी भी तरह से कंपन नहीं हो रहा था। जब वो यहाँ पर आई थी तो राहुल बुरी तरह से बुखार की वजह से जलने के साथ साथ कांप भी रहा था, लेकिन अब उसकी बॉडी रिलैक्स मोड पर नजर आ रही थी। प्रीति ने एक लंबी चैन की सांस ली
उसने उसके जूते उतारे और घुटने के बल बैठ के ऊपर की तरफ जाने लगी। हालांकि वो पूरी तरह से ये देख रही थी कि इससे राहुल को किसी तरह से तकलीफ ना हो। उसका चेहरा जब राहुल के चेहरे के ऊपर से गुजरा तो उसने देखा राहुल के लिप्स पूरी तरह से वाइट हो चुके थे। उसका चेहरा बिल्कुल उखड़ा हुआ सा नजर आ रहा था। इन सब के बावजूद भी वो देखने में उसे आज भी उतना ही खूबसूरत नजर आ रहा था जितना कि प्रीति ने हमेशा से उसे देखा था। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे तेरी होने लगी हूँ बांसुरी के साथ, सिर्फ पॉकेट FM पर।